आपका वेलकम है ओरिजिन आईवीएफ में। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जो बहुत ही रहस्यमयी बीमारी है डॉक्टर्स के लिए, और उस बीमारी का नाम है एंडोमेट्रियोसिस। शायद बहुत सारे लोगों ने ये बीमारी का नाम भी नहीं सुन रखा होगा, लेकिन जो लोग इस बीमारी से सफ़र करते हैं वो समझते हैं कि ये कितनी पेनफुल और कितना बहुत ही पेनफुल बीमारी है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होता है और हम इसमें क्या इलाज कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात, एंडोमेट्रियोसिस के बारे में समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि माहवारी कैसे होती है और बच्चेदानी में जो परतें होती हैं वो क्या होती हैं। तो बच्चेदानी में जैसे हमें पता है 3 परत होती हैं, एक बाहरी, एक बीच की जो मसल की लेयर होती है, और सबसे अंदर की परत जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वो होती है। हर महीने प्रेगनेंसी की तैयारी के लिए जैसे जैसे अंडा बढ़ता है वैसे वैसे बच्चेदानी के अंदर की परत भी बढ़ती है। वो एक तरह से जमीन होती है जिसमें कि बच्चे को ठहरना होता है। तो एवरी मंथ बच्चेदानी तैयार होती है बच्चा ठहरने के लिए, और वो परत अंदर की बच्चेदानी की तैयार होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और अगर बच्चा नहीं ठहरता तो वो परत माहवारी में निकल जाती है। ठीक है, ऐसे पीरियड्स होते हैं या माहवारी होती है। अगर उस परत के कण, उस एंडोमेट्रियम के कण बच्चेदानी के अलावा भी कहीं एब्डोमेन में आ जाए, बच्चेदानी के बाहर, अंडेदानी में, ट्यूब्स में, अदर जगह पे, तो उस बीमारी को हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, तो वो जो कण होते हैं बच्चेदानी के परत के या एंडोमेट्रियम होती है, वो कैसे बाहर आ जाती है, क्यों बाकी जगह पे आ जाती है, इसका कारण साइंस अभी तक नहीं बता पाया है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित थ्योरी अमंग द साइंटिस्ट है वो ये कि शायद माहवारी के दौरान जैसे महीने का ब्लड नीचे से निकलता है, वैसे ही थोड़ा सा ब्लड नलियों के द्वारा पेट में भी चला जाता है। ठीक है, यूट्रस के दोनों तरफ 2 ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारे पेट में खुलती हैं, जिससे कि उनको अंडा लेना होता है। तो वही माहवारी का ब्लड थोड़ा सा रिट्रोग्रेड फ्लो होके ट्यूब्स के थ्रू बाहर निकल के पेट के अंदर भी चला जाता है, और उस ब्लड के साथ साथ उसमें थोड़ी सी बच्चेदानी के परत के टिश्यू भी चले जाते हैं, और वो जहाँ गिरे वहीं पे चिपक गए और वहीं पे जिंदा रह गए। उसके बाद जब अगले महीने जब अंडा बनने के समय अंदर की परत बढ़नी शुरू हुई तो वो जो कण थे वो भी बढ़ने शुरू हुए, और जब वो माहवारी के समय जब अंदर की परत ब्लीड करी तो वो टिश्यू भी ब्लीड करने लगते हैं। तो बच्चेदानी के अंदर जो ब्लड है उसको तो बाहर निकलने की जगह है, लेकिन बच्चेदानी के बाहर जो टिश्यूज में ब्लीडिंग हो रही है उसको बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है। तो क्या होगा कि वो ब्लड वहां पे इकट्ठा होता चला जाएगा, ब्लड के गोले बनते चले जाएंगे, और वहीं पे वो पड़ा पड़ा महीना दर महीना, 2 महीना, 3 महीना बहुत सारा ब्लड इकट्ठा होता चला जाएगा, और वो एक गंदे जमे हुए ब्लड की तरह जमता चला जाएगा, जो सारी चीजों को चिपकाता हुआ चला जाएगा। हमारे पेट में हर सारी चीजें चिपकने लग जाएंगी, आते, अंडेदानी, बच्चेदानी सब आपस में चिपकने लग जाएंगे, पेशाब की थैली। इसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। मेडिकल में इसको बेनाइन कैंसर भी कहा जाता है। मतलब ये कैंसर तो नहीं है, लेकिन कैंसर की तरह एब्डोमेन के या शरीर के सारे अंगों को चिपका देता है। ठीक है, इसलिए इसको बेनाइन कैंसर कहा जाता है। दूसरी बात, ये बार बार होने वाली बीमारी होती है, रिकरेंट बीमारी होती है, प्रोग्रेसिव बीमारी होती है, मतलब बढ़ती जाती है। क्योंकि हमें इसका कारण नहीं पता तो हमें इसके रोकथाम का भी उपाय नहीं पता, इसलिए हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं होती जो इसको परमानेंट क्योर कर सके। ठीक है, अब हम इसके लक्षणों पे आते हैं कि लक्षण क्या होंगे, हम कैसे पहचाने कि किसी पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है। ठीक है, तो इसके लक्षण बहुत ही वेरिएबल होते हैं। कुछ पेशेंट्स को तो पता भी नहीं होता, दे आर टोटली एसिम्टोमेटिक, मतलब उन्हें कोई लक्षण है ही नहीं। और सपोज अगर हमारे पास कोई पेशेंट निसंतानता करके आ रही है और हमने अल्ट्रासाउंड किया तो इंसिडेंटल डायग्नोसिस होती है, सडनली पता चलता है अल्ट्रासाउंड में कि अरे आपको तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है। पेशेंट कहता है हमें तो कोई सिम्टम ही नहीं थे, तो बिल्कुल बिना किसी सिम्टम के हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को पेन हो सकता है, और पेन बहुत अलग अलग सिवियरिटी का हो सकता है। किसी पेशेंट में बहुत हल्का फुल्का दर्द रहता है, किसी पेशेंट में बहुत सिवियर दर्द होता है, लेकिन केवल पीरियड्स के समय होता है कि पीरियड शुरू होने से पहले 2-3 दिन दर्द रहा, पीरियड में दर्द रहा और उसके बाद दर्द रहा। और कुछ पेशेंट्स में इतना पेन हो सकता है कि थ्रू आउट मंथ पेन हो सकता है। 1-2 पेशेंट मुझे याद है अनमैरिड गर्ल्स एंडोमेट्रियोसिस के, जिनके पेरेंट्स लेके आते हैं कि वो दर्द से इतना परेशान है कि पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पेशेंट की खराब हो जाती है, और वो इस हद तक परेशान होते हैं कि पेरेंट्स हमें कहते हैं कि मैडम इसका
बच्चेदानी निकाल दीजिए, लड़की दर्द में बहुत परेशान है। तो ये अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान कर सकता है। इसके अलावा हस्बैंड के साथ रहने में भी दर्द महसूस हो सकता है, और इसका सबसे बड़ा एक लक्षण होता है निसंतानता या इनफर्टिलिटी, क्योंकि सब चीज़ों को ये आपस में चिपका देता है। तो अंडेदानी, ट्यूब्स, ये सब चीज़ें ठीक से काम नहीं करती हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स इसमें कंसीव करने में भी परेशानी उनको होती है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम इसका क्या इलाज करें। तो इलाज देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हर महीने जो पीरियड आ रहा है उसी समय जो अंदर बच्चेदानी की परत बाकी जगह पे जम रही है, वहां पे भी ब्लीडिंग हो रही है। तो इसका इलाज ये हुआ कि हम किसी तरह पीरियड्स रोक दें। ठीक है, पीरियड्स रुकेंगे तभी वो अंदर की परतें जो है वो भी ब्लीड करना रुकेंगी, तभी हम उसको वहीं की वहीं उस बीमारी को रोक पाएंगे। ठीक है, तो इलाज इसका इस बात पे निर्भर करेगा कि किसी मरीज की फैमिली कंप्लीट है या नहीं, मतलब उस समय उसको प्रेगनेंसी की जरूरत है या नहीं। तो अगर किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उसका तो निसंतानता के लिए इलाज किया जाएगा, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और जिसको अभी बच्चे की जरूरत नहीं है, जैसे अनमैरिड गर्ल्स या जिनका परिवार पूरा हो चुका है, उनका इलाज करने के लिए या तो कुछ दवाइयां होती हैं जो पीरियड्स को रोक सकती हैं, या अल्टीमेटली सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। दवाइयों में एक दवाई है जिसका नाम है डायनोजेस्ट, जो ये एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है जो इन एंडोमेट्रियोसिस के टिश्यूज को सप्रेस कर देता है ताकि वो ब्लीड ना करें और आगे ना बढ़े। वो हम कई बार 3 महीना, 6 महीना, साल ऐसे खिलाते हैं, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक देके। और उनको लॉन्ग टर्म, पेशेंट्स को ये लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार खा ली तो वो खत्म हो जाएगा। नहीं, आप 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने खाएंगे, फिर बीच में रोक देंगे, फिर खाएंगे, फिर बीच में रोक देंगे, ऐसे करके समय निकालना पड़ता है मीनोपॉज की एज तक। जब एक बार मीनोपॉज हो जाएगा, जब शरीर में हार्मोन्स ही खत्म हो गए, पीरियड अपने आप ही बंद हो गया, तो इसका इलाज अपने आप ही हो गया, कोई बीमारी वैसे ही दब जाएगी, क्योंकि पीरियड्स की वजह से ये बीमारी थी। ठीक है, अनमैरिड गर्ल्स को यहाँ पे मैं खास तौर से कहना चाहूंगी, बहुत सारी लेडीज अनमैरिड गर्ल्स जैसे अभी एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हुई, कई बार उनकी सर्जरी भी की जाती है सिस्ट के लिए, उसके बाद उनको हार्मोन की दवाइयों पे रहना चाहिए, ताकि इस बीमारी को, जब तक उनकी शादी नहीं हो रही, जब तक उनका बच्चा पैदा करने का टाइम नहीं हो रहा, तब तक उसको दबाकर रखा जा सके। वो दवाइयाँ डायनोजेस्ट हो सकती हैं, या किसी किसी केसेस में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो सकती हैं, जो कि 21 दिन की गोली होती है हार्मोन की, जिससे हार्मोन्स थोड़े से बैलेंस हो जाते हैं और थोड़ा सा ये टिश्यू दब जाता है। इसके अलावा बहुत सिवियर केसेस में एक इंजेक्शन होता है जो हमारे पिट्यूटरी को ब्लॉक कर देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लॉक कर देता है, जिसे हम ल्यूप्राइड डिपो या ल्यूप्रॉन डिपॉट कहते हैं, जो 1 महीने वाला भी आता है और 3 महीने वाला भी आता है। ठीक है, जिसमें एक इंजेक्शन लगाया तो 1 महीने काम करता है, या एक इंजेक्शन लगाया तो 3 महीने काम करता है, जो टेम्परेरीली शरीर में मीनोपॉज जैसी सिचुएशन को ला देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी लेडी का मीनोपॉज हो गया हो, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे हो गया हो। तो जब किसी लेडी को बहुत प्रॉब्लम होती है तो उस समय ये इंजेक्शन 1 बार, 2 बार, 3 बार लगाया जाता है, ताकि टेम्परेरीली सब चीज़ों को शांत किया जा सके और उसके बाद उनको वापस दवाइयों पे शिफ्ट किया जा सके। तो ये इलाज होता है जब फैमिली अभी प्रेगनेंसी करने की जरूरत नहीं है। तब किसी किसी पेशेंट में, जैसे एज अगर ज़्यादा हो गई है, 38, 39, 40, 44, 42 के करीब हो गई है, मीनोपॉज के आसपास आने ही वाले हैं पेशेंट, और पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, कई सालों से दवाइयाँ खा के परेशान हैं, तो सर्जरी भी इसका ऑप्शन होता है। सर्जरी में जिसमें यूट्रस भी निकाल दिया जाता है और दोनों तरफ की अंडेदानी भी निकाल दी जाती है। इसमें अंडेदानी निकालना जरूरी होगा, सिर्फ बच्चेदानी निकालने से काम नहीं चलता, क्योंकि अगर अंडेदानी नहीं निकालेंगे तो हार्मोन्स तो चल रहे हैं शरीर में, तो इसमें प्रॉब्लम बच्चेदानी से नहीं है, प्रॉब्लम जो बाहर टिश्यूज है बच्चेदानी के बाहर, उससे है। तो अगर हम अंडेदानी नहीं निकालेंगे और शरीर में हार्मोन चल रहे हैं तो बच्चेदानी निकालने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो सर्जरी भी अधिकतर सिवियर केसेस में, और जब थोड़ी उम्र ज्यादा हो जाती है तब ये की जाती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी करके आते हैं तब हम क्या इलाज करें, क्योंकि ऑब्वियसली जिन लेडीज को बच्चा चाहिए उनके पीरियड नहीं रोके जा सकते, क्योंकि हमने पीरियड रोकने की अगर दवाई दे दी, जैसे डायनोजेस्ट या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या ल्यूप्राइड डिपॉट, जिनके बारे में मैंने बात की, तो उनका बच्चा नहीं ठहरेगा। ठीक है, तो उनका इलाज फर्क होगा, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपकी जानकारी में कोई आपके मित्र, सहेली हैं जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, एंड आई होप ये वीडियो उनके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच।